हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो आज हमारा क्रेश कोर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता, हमने क्रेश कोर्स स्टार्ट किया है। 4 चैप्टर पढ़ लिया है। जीवोम जनन पढ़ लिया, पुष्पी पादपों लैंगिक जनन पढ़ लिया, मानव जनन पढ़ लिया और जनन स्वास्थ्य पढ़ लिया। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और हम इस चारों का क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तब जाके देख सकते हैं। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी बायोलॉजी, तो आप हमारे इस क्रेश कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहाँ सबको कंटिन्यू करना, आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको करना क्या है, ध्यान से आपको लेक्चर सुनना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा देंगे। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। 50 नहीं, डबल उससे 100 क्वेश्चन कराएंगे। और आप ये मान सकते हैं कि जो हम क्वेश्चन कराएंगे या जो हम लेक्चर आपको करा रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से लेक्चर अटेंड करना है, एनसीईआरटी पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ही बेसब्री से बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि कब से ये चैप्टर स्टार्ट हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है। अगर हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स में पढ़ाते हैं तो कम से कम 20 से 25 लेक्चर लगता है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। तो हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में इसको कवर करने का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बायोस्कोप के इस चैनल में। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आइए देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। जब आप इसका एनसीईआरटी खोल के पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, तो देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा होगा कि क्या कभी आप सोचे हैं कि हाथी का बच्चा हाथी काहे होता है, आम का पौधा से आम ही काहे बनता है। तो हमको ये सब बोलना नहीं है। हमारा क्रेश कोर्स है, जो भी पढ़ेंगे काम का चीज़ पढ़ेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ें, लिखा रहेगा चित्र संख्या इतना में लिखा है, तो वो भी सब नहीं बोलना है, बस हमको काम का चीज़ पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आइए देखिए, हम इसका 2 पार्ट होता है। हम पहला पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा जो इसका चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम जानेंगे डीएनए क्या होता है, कैसे वो काम करता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको ध्यान देना है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या किए हैं, कंसाइज नोट्स बनाए हैं कि जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे, ज़्यादा इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखे, अनुवांशिक विज्ञान क्या होता है, अनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है क्या, कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में, यानी कि वंशागति और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। वंशागति कहने का मतलब होता है कि माता पिता से बच्चा में गुण कैसे ट्रांसफर हो रहा है, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब, विविधता का मतलब होता है कि माँ बाप से बाल बच्चा कितने अलग दिख रहा है। तो देखिए लिख दिए हैं, अनुवांशिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम वंशागति, इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। नीचे देखिए, हम इस अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो नीचे लिख दिए हैं, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे किसके बारे में, वंशागति के बारे में पढ़ेंगे और विविधता के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन के बारे में। वंशागति क्या होता है, हम अभी आपको बताया कि माता पिता से संतान में गुण का स्थानांतरण। क्या लिखे, वंशागति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ठीक है। विविधता क्या होता है, जनक और संतति के बीच अंतर की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता। विभिन्नता का सिंपल मतलब क्या, माए बाप से बाल बच्चा कितने अलग दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, विविधता कह लेंगे। फिर से सुनिएगा, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना शुरू किए हैं। आपको कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होगा। हमने इस तरह से नोट्स बनाया था कि आपको कम से कम कंफ्यूजन हो और आपका सारा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। जब हम ये पढ़ा देंगे ना, देखिएगा मोनोहाइब्रिड कोर्स, जैसे आज हम मान चलिए मोनोहाइब्रिड कोर्स पढ़ा के खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइहाइब्रिड पढ़ाएंगे। तब देखिएगा जितना हम यहाँ बोर्ड पर लिखाएंगे उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, मतलब यहीं से ही पूछेगा, सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। बिहार बोर्ड में कभी कभी सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए भी हम इसमें ऐड किए। जैसे आप जनन स्वास्थ्य पढ़े होंगे तो वहाँ आपको पता चला होगा कि कुछ हम बाहर से भी उसमें ऐड करते हैं जो कि पूछने का चांस होता है। तो आइए, अनुवांशिक विज्ञान समझ गए क्या होता है। जेनेटिक अनुवांशिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम वंशागति और विभिन्नता के बारे में, विविधता के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम अनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। अनुवांशिकी का बाप क्या है, मेंडल साहब, हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। मेंडले का चैप्टर है ही, मेंडले बाबा के बारे में इसमें पूरे पढ़ने ही है। मेंडल के बिना तो समझिए चैप्टर ही अधूरे है। इसको हम जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि वंशागति क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग वंशागति कहते हैं। विविधता क्या होता है, माँ बाप से बाल बच्चा कितने अलग है, उसको हम क्या कहते हैं, विविधता। समझ गए यहाँ तक। अब हम जानेंगे कि विविधता का कारण क्या होता है। बहुत दिन पहले से लोगों को पता था कि विविधता का क्या कारण है। पहला तो क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या होता है, अनुवांशिक संगठन में अचानक से परिवर्तन। बस अभी आपको इतने को सुन लेना, म्यूटेशन हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे।
म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होता है आप याद रखिएगा। उत्परिवर्तन मतलब होता है कि जेनेटिक संयोजन यानी कि अनुवांशिक संयोजन में अचानक से जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, सबको पता है लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है, युग्मक का निर्माण होता है और उससे जो संतति जन्म लेता है अपने माता पिता से अलग दिखता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन का क्या कारण है, यानी कि विविधता का क्या कारण है। फिर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे बेसिक टर्म, जिसके बिना आपका चैप्टर आगे नहीं बढ़ने वाला। अगर जो हम बेसिक टर्म आपको पढ़ाएंगे अगर वो आपको नहीं आता तो आगे आपको चैप्टर में बहुत ही सारा दिक्कत होगा। हम बोलेंगे प्रभाविता एलील, अप्रभाविता एलील, समयुग्मकी, जीन, डीएनए, आपको अगर कुछ पता ही नहीं रहेगा तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये होता क्या है, तो फिर आप चैप्टर को आगे अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। तो आइए पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विविधता का कारण। आइए इधर ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आपको पता है कि विविधता का कारण क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है उत्परिवर्तन और दूसरा क्या होता है लैंगिक जनन। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चैप्टर ठीक ठाक है पढ़ने वाला, आप आसानी से समझ पाइएगा, सिर्फ आपको ध्यान से सुनते रहना। जब भी आपको पढ़ने बैठना है कुर्सी टेबल लेकर के बैठिए, साथ में एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, कमल में घुस के नहीं पढ़ना, फिर नींद लग जाएगा। ऐसे भी पढ़ाई लिखाई चीज जब आप देखिएगा तो देखिएगा लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा समय तक आप नहीं देख सकते हैं, आपको नींद आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, हम लोग विविधता का कारण पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि होता है एक उत्परिवर्तन, एक होता है लैंगिक जनन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव के अनुवांशिक संरचना में अचानक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अभी आपको सिर्फ इतने जानना है, उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी भी जीव के अनुवांशिक संयोजन में अचानक से जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। और लैंगिक जनन तो जानते हैं, इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेगा, यानी कि दो गेमेट फ्यूज करेगा, एगो नर गेमेट एगो मादा गेमेट। हाँ सही बोल रहे हैं, एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट, यानी कि अंडाणु शुक्राणु मिलेगा, जैगोट बनेगा। ये जैगोट आगे चल के डेवलप करके क्या बना लेगा, नई का संतति बना लेगा, जो अपने माता पिता से क्या होगा, अलग होगा। ये क्या है, कारण है विविधता का। ये लैंगिक जनन कारण बहुत दिन लोग को पहले से पता था कि जो विविधता का कारण होता है लैंगिक जनन होता है। तब तो पहले के लोग सब देखिएगा जो हाइब्रिड जानवर सब तैयार करता था, जो कि अधिक मात्रा में दूध से दे सके, अधिक से अधिक हल चला सके, ये सब क्या करता था जी, हाइब्रिड पहले से कैटल सबको बनाता था। इससे पहले से लोग को पता था कि क्या होता है विविधता का कारण। तो समझे क्या होता है उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन। उत्परिवर्तन को समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ बना है ना ये डीएनए, यही समझ लेते हैं। उत्परिवर्तन मतलब कि ये अनुवांशिक संगठन, इसका डीएनए है, डीएनए के हम छोटा सा टुकड़ा ले लिए हैं। अब हम बोल रहे हैं क्या, जैसे ये लगा ना ATGCTT है, सुन के पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। ठीक इस तरह से लगा रहता सीक्वेंस। अभी आपको कुछ नहीं समझना, बस समझिए कि कुछ ही है। तो हम बोले कि किसी भी जीव का अनुवांशिक संरचना में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ T है, ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ है यहाँ पर G आ जाएगा, कुछ इसी तरह से अदला बदली हो जाएगा, बदल जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं T। हमेशा ऐसा नहीं कि T के सामने C लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसका रीजन क्या होता है। इधर समझ गए क्या होता है विविधता का कारण, एक तो उत्परिवर्तन और एक लैंगिक जनन। ये पूछा भी जा चुका है, पूछेगा बताइए विविधता का कारण क्या, ऑप्शन दे देगा उत्परिवर्तन और दो चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना उत्परिवर्तन या लैंगिक जनन में से दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं दे सकता, उत्परिवर्तन देगा, आपको उत्परिवर्तन में लगा देना है। अब आइए इधर हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बिना इस चैप्टर में आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं आता है तो फिर जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी को एकदम ध्यान से सुनना है, ये आगे भी आपको काम देगा। जब आप आगे हायर स्टडी करिएगा, किसी भी चीज़ का तैयारी करिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे यहाँ से भी कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा बताइए प्रभाविता एलील क्या होता है, अप्रभाविता एलील क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, एलील क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। तो ढेर सारा ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम धीरे धीरे से पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम डीएनए के बारे में क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ डीएनए को पूरे खोल के रख देंगे, वहाँ पूरे पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ जितना हम पढ़ाएंगे बस उतने पढ़ना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छा स्कोर हो, आपको कंफ्यूजन कम हो, आप क्वेश्चन भी अच्छा से बना पाइएगा, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ रहे हैं, डीएनए होता क्या, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी गुणों की जानकारी रखता है। अब समझ सकते हैं क्या लिखे हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, सबको पता है, जो गुणों की जानकारी को रखता है, सभी गुणों को। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि उसमें इतना ज्यादा जानकारी छुपल रहता है कि आपके हेयर का रंग यानी कि बाल का रंग कैसा होगा, आपके आंख का रंग कैसा होगा, आपके चेहरा का रंग कैसा होगा, सब कुछ उस डीएनए को पता है। इस जायगोट से, एक जायगोट से ही ना पूरा बेबी बन जाता है जी।
तो समझिए उस डीएनए में सारा जानकारी छुपा हुआ कि आपका आंख का रंग कैसा होगा, आपके बाल का रंग कैसा होगा, आपका हाइट क्या होगा, ये सारा का सारा जानकारी उसमें फिट रहता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी गुणों की जानकारी रखता है। इतना को से जायगोट से समझ रहे हैं कितना ज्यादा बड़का आप बन गए हैं। 9 महीना घर में रहे, फिर अभी निकल गए हैं 40 50 60 किलो हो गए, तो छोटा सा मान के चलिए कितना का होगा, इनविजिबल आप उसको मान के चल सकते हैं। उससे नैका जीव का निर्माण हो जाता है। तो डीएनए में कितना ज्यादा जानकारी छुपल रहता होगा। ये कंप्यूटर तो इसके सामने में फेल ही है, इसमें इतना ज्यादा जानकारी छुपल रहता है। पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अभी सिंपल याद रखिएगा, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी गुणों की जानकारी रखता है। जैसे मानव का बताइए, मानव का डीएनए की बात की जाती है, क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड माने 2 गोलरी वाला। देखिए ये हो गया 2 गोलरी वाला, अगर एना देंगे तो 1 गोलरी वाला। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ह्यूमन का, और इसका जो डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इस डीएनए को खोल के पढ़ेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक हम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे, वह सभी आपको जितना पढ़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक पदार्थ मतलब सहायक करता है। क्या लिखा? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। उस प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, वही एंजाइम आपके फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि आपका आंख का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा। हम यहाँ मेंटल के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट में देखेंगे उसके फूल का रंग कैसा होगा, उसका प्लांट का हाइट कैसा होगा। तो आरएनए क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, सहायक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए से बनता है आरएनए, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से बनता प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइम देन वो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है। सिर्फ आपको यहां सुनना है। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या लिखे हैं? जीन। जीन क्या होता है? इसको हम वंशागति का इकाई भी कहते हैं। आगे लिखे हैं कि जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक खास क्रम में लगे होते हैं तथा जो किसी खास गुण को नियंत्रित करते हैं। आइए समझते हैं फिर से। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है जो किसी खास क्रम में लगे होते हैं और किसी एक गुण को सूचित करता है, इंडिकेट करता है। आगे लिखें कि रासायनिक रूप से जीन डीएनए का एक टुकड़ा है। इधर देखिए हम एग्जांपल में आपको बताइए, ये एक डीएनए है, समझ रहे? एक डीएनए का पूरा मतलब डबल स्टैंडर्ड है, 2 गोलरी वाला, लिख देते हैं डबल स्टैंडर्ड। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हम बोल रहे हैं कि इसका एक यहां से छोटा पार्ट काटिए। हम ये नहीं बोल रहे जीन क्या डीएनए का एक टुकड़ा है, तो ये मान चलिए जीन कौन काट लिए हैं, ये जीन क्या करेगा? किसी खास गुण को इंडिकेट करेगा। देखिए क्या लिखे? जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक खास क्रम में होते हैं तथा किसी खास गुण को नियंत्रित करता है। मान के चलते ये आपके आई कलर को नियंत्रित कर रहा है, यानी कि आंख का रंग। समझ रहे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? फिर से सुनिएगा। हम डीएनए क्या होता है जान लीजिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आगे चल के प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जीन क्या होता है? डीएनए का एक टुकड़ा होता है, इसको हम वंशागति का इकाई भी कहते हैं। रासायनिक रूप से जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो किसी खास क्रम में लगे होते हैं और किसी खास गुण को इंडिकेट करेगा या सूचित करेगा। जैसे हम देखिए ये डीएनए है, पूरा डबल स्टैंडर्ड है, छोटा सा पार्ट काट के हटा देंगे, यही इसी को हम जीन कहते हैं। और ये मान चलिए किसी गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान चलिए आई कलर आपके आंख के रंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? जीन कह लेते हैं। तो लिख लीजिए। अब इसके बाद अभी हम और आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे जो आगे चैप्टर के लिए जरूरी होगा। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, सब पढ़ाया जाएगा, लिखिए यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलील के बारे में। देखिए क्या लिखे हैं एलील। अभी हम जीन समझा क्या होता है, डीएनए का एक टुकड़ा होता है। एलील क्या होता है? एक ही जीन के अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। समझते हैं। ये मान चलिए जीन है, डीएनए का छोटा टुकड़ा है। मान चलिए ये कोड कर रहा है हाइट के लिए, यानी कि ये हाइट के लिए जिम्मेदार है जीन। समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत इंग्लिश, इतना इंग्लिश आप समझ जाइएगा। ये मान चलिए ये जीन, ये जो जीन है आपका, ये कोड कर रहा है किसके लिए? हाइट के लिए, यानी कि हाइट के लिए जिम्मेदार होता है। तो हाइट भी अलग अलग तरह का हो सकता है, या तो लंबा हो सकता है या तो बौना होता है। तो हम एलील के बारे में क्या लिखे? जीन के अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं जी? जीन के अलग अलग रूप को हम लोग एलील कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही जीन के अलग अलग रूप को, अलग अलग जीन के अलग अलग रूप को नहीं, एक ही जीन के। जैसे ये जीन है, ये किसके लिए हाइट कोड कर रहा है? हाइट के लिए। तो हाइट में या तो लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है। यही लंबा बौना का तो खेल है, पूरे चैप्टर में लंबा बौना के घुमाते रहेंगे। अब किसी को भी घुमा सकते हैं, लेकिन लंबा बौना का घुमाने में ज्यादा मजा आता है, इसे आसानी से आप समझ पाइएगा। तो एलील समझ गया क्या होता है? एक ही जीन के अलग अलग रूप को हम लोग एलील कहते हैं। नेक्स्ट लिखे फिनोटाइप। जितने लिखे वही सब से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछेगा आपसे, बताइए फिनोटाइप क्या होता है। आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो फिर आप ऊपर गिरगिट गिनिएगा, गिरगिट गिनने से समय पास हो जाता है खटाक से। आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा 3 घंटा 3 मिनट में खत्म, ऐसा लगेगा आपको लगेगा कि आए बैठे खत्म हो गया।
अभी नहीं समय बीत रहा है, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ अलग से भी प्रेशर होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से पढ़ के जाना एग्जाम देने। तो ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब क्या, सिंपल, कि बाहर से कोई भी जीव कैसन दिख रहा है, उसका रंग रूप आकार कैसन है देखने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। देखिए क्या लिखे, किसी भी जीव की शारीरिक उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। एक हम बाहर से देख सकते हैं, देखिए क्या लिखे, बाहर से देखा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, बौनापन, पीला फूल, सब बाहर से दिख सकता है ना जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव का शारीरिक उपस्थिति कैसन दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे, लंबाई हो गया, बौनापन हो गया, पीला फूल हो गया, इसी को हम क्या कह लेते हैं, फिनोटाइप कह लेते हैं। समझ रहे हैं, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा, उम्मीद करते हैं। अब ये जो हमसे उम्मीद करिएगा कि हम आएंगे एकदम धीरे धीरे, रे बाबू रे सोना पढ़ लो, ऐसा हमसे होने वाला नहीं है। क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सारा रहेगा, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। यही है कि हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे। अब कहिएगा क्लास के बीच में जोक मारिए, गाना सुनाइए, ये सब नहीं होगा। जब हम लाइव क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ लास्ट में हम क्वेश्चन खत्म करके भले आपको गाना सुना सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आपको कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा समय लॉस होगा, फिर एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा, फिर आगे चल के आपको परेशानी हो सकता है। तो चलिए आइए, हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे पढ़ने पर ही ध्यान दें। आइए उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, समझात गुणसूत्र। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ से कुछ सीख पाते हैं तो। आप अपने दोस्त को भी शेयर करिए, बहुत सारा लड़का तो अपने दोस्त को शेयर भी नहीं करता, सोचता हम अकेले पढ़ लेते हैं, पहले उसको भेजेंगे। आप शेयर कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से कुछ सीखेगा तो सब्सक्राइब कर लेगा। जब आप लोग कच्चा बादाम को फेमस करा सकते हैं तो हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए, समझात गुणसूत्र देखिए क्या लिखे, होमोलोगस क्रोमोसोम, नाम से पता चला समझात। देखिए समझिएगा, समझात गुणसूत्र का मतलब क्या, ये गुणसूत्र है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कलर अलग है कोई बात नहीं, आपको हम बोल दे रहे हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल इसका हाइट भी एक जैसा होना चाहिए, और दोनों पर एक ही तरह का अगर जीन प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझात गुणसूत्र। फिर से सुनिएगा, समझात गुणसूत्र क्या होता है, अगर दो गुणसूत्र आकार में समान है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, संरचना समान है, और दोनों पर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट है। मान चलिए अगर यहाँ पर आई कलर का जीन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर आई कलर के जीन प्रेजेंट रहेगा चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, समझात गुणसूत्र कहेंगे। आइए देखिए लिख दिया है कि अगर दो गुणसूत्र आकार में, संरचना में एक जैसा होता था, एक ही तरह का जीन उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समझात गुणसूत्र। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये दो जीन है, देखिए देखने में बिल्कुल एक जैसा है। अगर यहाँ पर हाइट का जीन है ना, तो सेम इधर हाइट, इधर भी हाइट का जीन होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर फ्लावर कलर का जीन है तो यहाँ भी फ्लावर कलर का, देखिए लिखिए फ्लावर कलर, यहाँ एफसी मतलब समझिएगा फ्लावर कलर। तो समझे क्या होता है समझात गुणसूत्र, फिर से सुन लीजिएगा, अगर दो गुणसूत्र आपस में, ये दो गुणसूत्र आपस में संरचना सेम है, आकार सेम है, अगर दोनों पर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट है, यहाँ आंख का रंग है ना, तो यहाँ एक एक रंग रहना चाहिए, यहाँ बाल का रंग अगर जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी बाल का रंग का जीन प्रेजेंट रहना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, अगर यहाँ हाइट का जीन उपस्थित है तो यहाँ पर भी हाइट का होना चाहिए, यहाँ पर फ्लावर कलर तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, फ्लावर कलर। समझ गए इधर एलील क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप के बाद समझात गुणसूत्र, एक छूट गया है जीनोटाइप। अच्छा यहाँ हम लिख देते हैं जीनोटाइप, कोई बात नहीं, सतमा हम लिख लेते हैं, लिखिएगा जीनोटाइप क्या होता है, लिखिएगा जीनोटाइप क्या होता है, लिखिएगा। सुनिएगा, किसी भी जीव का जो अनुवांशिक संयोजन है, अनुवांशिक संगठन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। इसको आप बाहर से नहीं देख पाइएगा, आइए लिखते फिर आपको हम समझ जाते हैं। लिखिएगा, किसी भी जीव का, किसी भी जीव का अनुवांशिक संयोजन, संयोजन या संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, किसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, इसे बाहर से नहीं देख सकते हैं, जबकि आप फिनोटाइप को आराम से बाहर से देख सकिएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे मान चलिए ये जीन है, ठीक है सर, ये भी जीन है। अगर मान चलिए यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ स्मॉल टी प्रेजेंट है, यहाँ स्मॉल टी, तो कैपिटल टी मतलब क्या, लंबा वाला पौधा। इसके बाद हम आपको आगे आपको पढ़ाएंगे प्रभाविता एलील क्या होता है, अप्रभाविता एलील, वहां हम आपको समझा लेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फंडा क्या होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि लंबाई वाला जीन है, तो यहाँ भी लंबाई का जीन है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा जी, टी टी, और इसका क्या हो जाएगा, टी टी। ये क्या हो जाएगा, पौधा लंबा हो जाएगा, और ये बौना हो जाएगा। तो आपको ये जो जीन है,
नजर आ रहा है, ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा। तो क्या लिखा है, किसी भी जीव का जो अनुवांशिक संयोजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कह लेते हैं। इसे आप बाहर से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीटी लंबा, ये बौना। तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिया, फिर से देख लीजिएगा। एलील क्या होता है समझ गए हैं, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है समझा। फिनोटाइप के बाद हमको जीनोटाइप लिखना था, नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। तो जीनोटाइप क्या होता है समझ गया, फिनोटाइप क्या होता है समझ गया। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी, प्रभाविता एलील क्या होता है, अप्रभाविता एलील क्या होता है। आइए लिख लीजिए यहाँ तक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। फिर हम जान लेंगे प्रभाविता एलील क्या होता है, अप्रभाविता एलील। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम जान लेंगे कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। फिर हम हो जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म। फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मेंडल साहब के बारे में। मेंडल साहब बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, हम पढ़ेंगे आगे। चलिए ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, समयुग्मजी। होमोजाइगस नाम से पता चल रहा है, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, कि अगर द्विगुणित जीव में समजात गुणसूत्र पर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट हो। अगर समजात गुणसूत्र, अभी हम आपको तुरंत बताएं समजात गुणसूत्र क्या होता है। समजात गुणसूत्र मतलब क्या, ये दो गुणसूत्र मान चलिए, अगर ये आपस में देखने में बिल्कुल एक जैसा संरचना, एक जैसा आकार जैसा और एक ही तरह का जीन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम नाम लिए समजात गुणसूत्र। अगर आप नहीं जानेगा समजात गुणसूत्र क्या होता है, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि समजात गुणसूत्र होता क्या है। इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए क्या लिखिए, अगर द्विगुणित जीव के समजात गुणसूत्र पर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट हो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखिए, जैसे ये गुणसूत्र है, तो अगर मान चलिए यहाँ पर कैपिटल टी लंबाई में क्या है, कैपिटल टी अगर जीन प्रेजेंट है तो यहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, टी हो जाएगा। अगर ये गुणसूत्र अगर यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, स्मॉल टी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि बौनापन का जीन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी बौनापन का जीन प्रेजेंट हो चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, टेटी। ये क्या हो जाएगा जी, लंबा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। आसान है, समझ जाइएगा। तो समजात गुणसूत्र समयुग्मजी क्या होता है समझ गए। समजात गुणसूत्र पर अगर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा क्या है, विषमयुग्मजी है। देखिए विषमयुग्मजी में लिखा क्या होता है, अगर द्विगुणित जीव के समजात गुणसूत्र पर विभिन्न प्रकार का जीन प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। अगर आप समयुग्मजी जानते हैं तो विषमयुग्मजी आप ऐसे जान लीजिएगा। एग्जाम्पल हम देखिए, जीन बना है, ये गुणसूत्र है मान चलिए। इस गुणसूत्र पर देखिए क्या होता है, गुणसूत्र पर अगर यहाँ कैपिटल टी प्रेजेंट है, लंबाई वाला जीन प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है जी, बौनापन वाला जीन प्रेजेंट है। तो अलग अलग जीन प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी कहेंगे, हेटेरोजाइगस। और ये क्या हो जाएगा, अभी भी ये क्या होगा, लंबा ही होगा। आगे हम पढ़ेंगे क्यों होगा लंबा। तो समझे क्या होता है समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। एक बार और सुन लीजिए, समयुग्मजी कहने का मतलब होता है कि अगर समजात गुणसूत्र पर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मजी। एग्जाम्पल में लिखे कि अगर यहाँ पर लंबाई का जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी लंबाई का, अगर यहाँ बौनापन का जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी बौनापन का जीन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, टीटी, इसका भी टीटी। ये होगा लंबा, ये होगा बौना। अब वही हम लोग पढ़ते विषमयुग्मजी भी समझ गए होंगे कि अलग अलग प्रकार का जीन प्रेजेंट हो। अब हम पढ़ते प्रभावित एलील क्या होता है, अप्रभावित एलील। ये बढ़िया चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगर आप ये समझ जाइएगा तो आगे आपको समझने में भी आसान होगा। आइए देखिए, प्रभावित एलील, अप्रभावित। प्रभावित नाम से पता चल रहा है, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब क्या होता है जी, अपन प्रभाव दिखाना। और अप्रभावित मतलब क्या, रिसेसिव एलील, ये अपन प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो डोमिनेंट एलील किसको कहेंगे, वैसा एलील जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है। अब फिर देखिए, जिसको फिनोटाइप पता नहीं होगा उसको पता नहीं चलेगा मास्टर क्या बोल रहा है। इसलिए आपको शुरू से लेक्चर देखना है। आपको लेक्चर देखने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल हम 100% आपको बोल दे रहे हैं। पढ़ा लिखा में मन नहीं लगता, मन जबरदस्ती लगाना है। और तू नहीं पढ़ेगा, कोई और पढ़ के अच्छा कर लेगा। पढ़ने के लिए थोड़ी ना आपको जबरदस्ती किया जाएगा जी। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज है जिसको जबरदस्ती नहीं किया जाता है। आप खुद से हम बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती नहीं करिएगा। लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज है कि अगर आप नहीं करिएगा तो कोई और कर लेगा। अच्छा, ऐसे देख रहे हैं स्थिति में कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। आप नहीं पढ़िएगा, पता चल रहा कि कहीं कोई गांव में बच्चा बैठ के ऑनलाइन पढ़ के टॉप कर जा रहा है। आप ऑफलाइन में भी रह के नहीं पढ़िएगा तो कोई बच्चा ऑनलाइन अच्छा कर जाएगा। आपको ऑनलाइन पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, किसी बच्चा को ऑनलाइन पढ़ने में अच्छा होता है, ऑनलाइन करके अच्छा करेगा। आप मुंह ताकते रह जाइएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है लेक्चर, भले आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, एकदम से मतलब माइंड शांत कर लीजिए कि हमको कहीं जाना ही नहीं है। दिमाग शांत करके एकदम लेक्चर देखने बैठ जाइए। आदत धीरे धीरे हो जाएगा। आगे का कि कंपटीशन में आपको काम देगा। जब आप कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो बहुत ज़्यादा जो ऑफलाइन कोचिंग होते हैं वहाँ ढेर सारा भीड़ होता है। तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि आप यहाँ से प्रैक्टिस बना के जाइएगा। तो प्रभावित एलील क्या होता है देखिएगा, वैसा एलील जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है। फिनोटाइप क्या होता है, जो शारीरिक एपियरेंस होता है, शारीरिक उपस्थिति, शारीरिक कैसन देखने में, लंबा, बौना, पीला है, हरा है, मोटा, क्या है। तो क्या लिखे, वैसा एलील जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावित एलील कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और याद रखिएगा, जो प्रभावित एलील में एलील होता है, ये दोनों एलील क्या करता है, अपने आप को
शो कर सकता है, मतलब अपना गुण दिखा सकता है। एग्जाम्पल हम देखिए क्या लिखे, कैपिटल टी ये लंबा होगा। अगर ये दोनों एलील है, जैसे मान चलिए ये भी अगर है ना, तो ये भी लंबा ही कहलाएगा, क्योंकि ये प्रभाविता एलील है। और हम जानते हैं कि प्रभाविता एलील के दोनों इसमें क्षमता होता है कि अपना गुण को क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो फिर से सुनिएगा, वैसा एलील जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता एलील कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और इसमें जो दोनों जो क्या क्या बोला जा रहा है जी, दोनों जो जीन होते हैं ये दोनों क्या करता है, अपने आप को शो कर सकता है किसी भी कंडीशन में, या तो समयुग्मजी में या विषमयुग्मजी में। अब देखिए समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी समझ जाइएगा ना। इसीलिए हम बोले कि बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा जोड़ी है इस चैप्टर में। अभी भी ये क्या होगा, लंबा ही होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में अपने आप को शो कर सकता है। उसके बाद अप्रभावित एलील अपन प्रभाव नहीं दिखाएगा। पहले इसको हम समझा लेते, फिर आपको हम दिखाएंगे कि मतलब समझाएंगे कि कैसे प्रभाव दिखाता है। और प्रभावित एलील देखिए क्या लिखे, फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अब यहाँ तो ये नहीं लिख रहा कि वैसा एलील जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, इतना आप समझ जाइएगा। तो अप्रभावित एलील किसको कहेंगे, जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यह अपना गुण तभी दिखाता है जब इसकी जोड़ी में दोनों एलील एक जैसा हो। कुछ इस तरह से समझिए, जैसे आप अकेले रहते हैं, घर पे रहते हैं, एकदम देखिएगा एकदम संस्कारी बच्चा बन के रहते हैं, मम्मी पापा को लगना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा से ज्यादा संस्कारी तो कोई ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं, तुरंत आपका व्यवहार बदल जाता है। तो ठीक उसी तरह से प्रभावित एलील तभी अपन गुण दिखाएगा जब ये क्या करेगा जी, जब ये जोड़ा में रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा, तब ये गुण दिखाएगा। अब यहाँ समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बेचारा अपन गुण नहीं दिखा पाएगा। क्या मतलब कि पापा के साथ है, अभी प्रभाव क्या दिखाएगा, एक बाबूजी दिखाएगा कैपिटल टी। लेकिन ये क्या स्मॉल टी जो बोना का जीन है, जैसे अपन दोस्त के साथ जाएगा, यानी कि फिर से एगो टी आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं दोनों एक जैसा है, तो अपन प्रभाव दिखा देगा। जस्ट लाइक दोस्त की तरह होता है ये, कि जब तक आप अपने घर पे हैं ठीक है मजे, लेकिन जैसे आप दोस्त के साथ आते हैं एकदम सब टेंशन गम भूल जाते हैं, मजा आ जाता है। दोस्त का बस अगर साथ बैठे भी हो तो एकदम लगता है टेंशन सब दूर हो गया। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हॉस्टल में हैं, जैसे भी हम लोग को कभी कभी फ्यूचर का टेंशन होने लगता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, ऐसे हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता है। आप लोग को पढ़ाना होता है, उसके लिए पहले नोट्स तैयार करिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड करिए, फिर अपलोड करना होता है। मेरा दिन पूरे शुरू से लेकर के रात तक ऐसे बीत जाता है, 12 बजे तक, हमको सोचने का समय नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी मान चलिए अगर हम फ्री होते हैं तो आराम से किसी रूम में जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ बैठने से ही टेंशन खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम रिलैक्स हो गया। तो दोस्त का जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्त के बिना तो जीवन ही अधूरा है। हाँ, बट अपने काम को इंपॉर्टेंस देना है। दोस्त एक दिन छोड़ के चलिए जाएगा। चलिए आइए, आप भी सोच रहे होंगे कि तुरंत मोटिवेट करता है, तुरंत डिमोटिवेट कर देता है। डिमोटिवेट नहीं, यही सच्चाई है। ठीक है, दोस्त के साथ रहिए, खूब मजे करिए, लेकिन अपने काम को भी प्रायोरिटी देना, क्योंकि दोस्त जब आपको छोड़ के चल जाएगा तो आपके पास अपना काम होगा करने के लिए। चलिए आइए, तो उसके बाद याद रखिएगा जो अप्रभावित एलील होता है, रिसेसिव एलील, इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एकरो हिंदी लिखाना पड़ेगा, बोका बोकी सब। तो इसको देखिए, जैसे लिखे यहाँ पे एग्जाम्पल में टी है, स्मॉल टी, अब अपन गुण दिखाएगा बोना वाला। लेकिन जब देखिए पापा के साथ है तो लंबा ही होगा, अपन गुण दिखेबे नहीं करेगा, एकदम क्षमते न है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ना, कि मान चलिए आप ये आप हैं, आपके पिताश्री है, जब आप पापा के साथ रहिएगा तो अपन गुण बिल्कुल नहीं दिखाइएगा, पापा को पता नहीं चलेगा चाहे कि हम बदमाश है। लेकिन जैसे आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं, पटक से गुण दिखा दीजिएगा बोना बोला। लेकिन पापा के साथ रहिएगा तो लंबे का लाइएगा, मतलब लंबा ही होगा, अपन गुण आप नहीं दिखा पाइएगा। तो समझे क्या होता है प्रभावित एलील और अप्रभावित एलील। कई टाइम आपको समझा लेते हैं ये क्या काम करता है, प्रभावित एलील और अप्रभावित एलील। देखिएगा, जैसे देखिए मान चलिए डीएनए, ठीक, डीएनए से बनता है क्या, आरएनए। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए भी अलग अलग प्रकार का होता है, अभी नहीं जानते, सिर्फ इतना समझ लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। देखिए यहां जो हम बोले, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको वो बोलेगा कि बताइए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप कहिएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, आप कहिएगा आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो प्रभावित एलील होता है उसमें होता क्या कि ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन भी बन जाता है ट्रांसलेशन के थ्रू। अब ये प्रोटीन आगे चल के क्या करेगा जी, इंजाइम बनाएगा, और ये इंजाइम क्या करता है, फिनोटाइप के उत्तरदायी होता है। समझे, नहीं समझे तो फिर से समझिए। हम प्रभावित एलील समझ रहे हैं कैसे अपन प्रभाव दिखाएगा। ये डीएनए है, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ये बनता है आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। बचपन में जब ट्रांसलेशन बनाते थे वो बोला नहीं है, यहाँ आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। प्रोटीन इंजाइम बनेगा, इंजाइम फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि आप लंबा देखिएगा, बौना देखिएगा,
आँख का रंग बिलाइजेशन होगा, बाल का रंग केहन होगा नहीं होगा सब डिसाइड कर देगा, यही प्रोटीन। लेकिन जो अप्रभावित एलील होता है उसमें क्या होता है देखिएगा, डीएनए से आरएनए तो बन जाएगा अप्रभावित एलील में भी, आरएनए से लेकिन प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन नहीं बनेगा। अच्छा प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर उत्तरदायी होगा जी, नहीं ना होगा। तो समझे कि क्या होता है प्रभावित एलील और प्रभावित एलील और क्या ना काम करता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हमारा मात्र दो टर्मिनोलॉजी बच गया, कैरेक्टर की होता है और ट्रेड क्या होता है, बस ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आइए लिख लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। एकदम फ्रेश से हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, गुण क्या होता है, लक्षण, किसी भी जीव का जो समान विशेषता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। जैसे हाइट जिसको हम कद या लंबाई कहते हैं, फूल का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, ये सब क्या है जी, लक्षण है। जैसे आपका भी लक्षण सही तो है, नहीं लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ गया, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि ऑनलाइन हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए कंबल से बाहर निकल के पढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। तो समझे गुण क्या होता है, किसी भी जीव की जो समान विशेषता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। कद हो गया, लंबाई हो गया, फूल का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया। प्रवृत्ति क्या होता है, विशेषक, ट्रेड क्या होता है, ये सब जितना बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा है बउआ, एकरा पढ़ लेना 4-5 बार, एकरा बिना चैप्टर में आगे हम जब बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ई क्यों बोल रहा मास्टर। प्रभावित एलील और प्रभावित एलील क्या होता है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी क्या होता है, जब आप पीछे नहीं पढ़ेगा तो आगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रवृत्ति क्या होता है, लक्षण के विभिन्न विभिन्न रूप को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं। जैसे कि हाइट है तो या तो लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है। जैसे आंख का रंग है या तो काला हो सकता है तो वो भूरा हो सकता है। जैसे अच्छा है तो आप कम अच्छा है, हम ज्यादा अच्छा है, ऐसा हो सकता है ना। चलिए आइए, तो गुण समझ गया क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। फिर से सुन लीजिएगा, गुण क्या होता है, किसी भी जीव का जो समान विशेषता होता है उसको हम लक्षण कहते हैं या गुण कहते हैं। हाइट हो गया, फूल का रंग हो गया, आंखों का रंग। प्रवृत्ति, लक्षण के विभिन्न रूप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवृत्ति या विशेषक कहते हैं। जैसे हाइट या तो लंबा हो सकता है या तो बौना, आंखों का रंग या तो काला हो सकता है या तो भूरा हो सकता है। जैसे और क्या लिखे, फूलों का रंग, फूलों का रंग क्या हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है। हाँ गुलाबी सबसे बढ़िया कलर। चलिए आइए, समझ गए यहाँ तक। अब आइए हम लोग एकदम फ्रेश से पढ़ना शुरू करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। आइए लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मेंडल साहब के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड, आप कह सकते हैं कि फेवरेट साइंटिस्ट है ये हमारे, कौन जी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे। बताइए, इन्होंने 7 साल तक काम किया था, 1856 से लेकर के 1863 तक, कोई वैल्यू नहीं। 1-2 साल नहीं, 7 साल तक काम किया था, फिर भी कोई वैल्यू नहीं। जब ये बंदा मर गए थे, मरने के बाद 1900 में इसका फिर से रिडिस्कवरी हुआ। फिर उसके बाद पता चला कि जो मेंडल साहब जितना बात बोले थे ना, सब बात बिल्कुल सही है। तो मेंडल साहब हमारे लिए तो समझिए कि एक मोटिवेटिंग पर्सन है, जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको मेहनत करना है, मेहनत करते जाना है। अगर आपका मेहनत सही होगा तो फल कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो मेंडल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मेंडल के बारे में क्या क्या सुनना है। मेंडल साहब को हम लोग आनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स का बाप है यही मेंडल। देख रहे हैं, जब एकरा बारे में पढ़ा गया 1900 के बाद, तो पता चला कि मेंडल साहब बहुत महान वैज्ञानिक थे। मरने के बाद पता चला, जब तक जिंदा था तब तक कोई वैल्यू नहीं था। अभी हम आपको बताएंगे कहे नहीं लोग मान्यता दे रहा था। आइए सुनिएगा मेंडल के बारे में। मेंडल साहब को हम लोग आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इसका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 ईस्वी में बेचारा टपक गए किडनी डिसऑर्डर के कारण। किडनी में बीमारी हो गया था जिसके कारण ये मर गए। ठीक है, देखिए लिख दिए हैं, आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। 1822 में जन्म लिया था, 1884 में किडनी डिसऑर्डर के कारण खत्म हो गया। इन्होंने मटर के पौधा पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। आपसे सिंपल पूछा जाएगा, बताइए मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट में क्या लिए थे, आप बोल दीजिएगा मटर का पौधा, जिसको हम लोग गार्डन पी प्लांट कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटिवम, पर प्रयोग किया था। याद रखिएगा कौन सी पर किया था, मटर के पौधा पर, जगह में इंग्लिश साइंटिफिक नेम क्या, पायसम सटिवम, याद रखिएगा। उसके बाद हम लिखे कि 1856 से लेकर के 1863 तक, यानी कि 7 साल तक काम किया, कोई वैल्यू नहीं, पता नहीं था केकरो। क्या लिखे, 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक 7 साल तक अपना प्रयोग किया। प्रयोग कर लिया, ठीक है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लोग इसको पागल समझ रहा है, बोल रहा है कि पगला गया, मैथ का प्रयोग कर रहा है बायोलॉजी में। आगे हम पढ़ेंगे आपको, इसको कई लोग नहीं वैल्यू दे रहा था। उसके बाद देखिए क्या लिखे, 1865 ईस्वी में मेंडल का काम को पहली बार प्रकाशित किया गया था। किसके नाम से जी, पादप संकरण पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पहली बार इसको प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1866 ईस्वी में यह शोध पत्र
प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून में प्रकाशित हुआ। ये है क्या, ये एक तरह से समझिए प्रकाशन है। जिस तरह से अभी चल रहा है ना, आज तक होता है, एबीपी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, ठीक उसी तरह से ये प्रकाशन है जिन्होंने मेंडल के काम को प्रकाशित किया। धीरे धीरे फिर उसके बाद 1900 में रीडिस्कवरी हुआ, यानी कि मेंडल के बारे में फिर से पढ़ा गया। 3 गो साइंटिस्ट आया था, पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। फिर उसके बाद मेंडल को सब बाबूजी मान लिया। क्या कर बाबूजी? जेनेटिक्स का बाबूजी मान लिया। तो आप अपना काम करते जाइए, मेहनत आप अपना करते जाइए। जैसे हम अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, आपको क्या लगता है जी 1 दिन में चमक जाएंगे, 10 दिन में चमक जाएंगे? अभी लगभग 1 मंथ हो गया क्लास कराए, लगभग 169 सब्सक्राइबर हुए हैं, लगभग हमने 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 50 नहीं तो कम से कम 40 वीडियो अपलोड कर ही चुके होंगे। और हम अब ये सोच ले कि अब हमसे नहीं होगा कुछ, या व्यू नहीं जरा, या लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहा, तो हो पाएगा क्या? जब हम मेंडल साहब के बारे में पढ़ लिए हैं कि बेचारा 1856 से 1863 तक 7 साल काम किया, तो यो ने कोई लोग वैल्यू दे रहा था, तो आपको क्या लगता है कि हम पढ़ाने तुरंत चमक जाएंगे, या कोई बच्चा तक हम पहुंच जाएंगे? अब तो संचार साधन आपके पास पहुंच जाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे कि मेंडल साहब को कहे लोग वैल्यू दे रहा था। आइए ना पढ़िए लेते हैं थोड़ा सा का मिटा के। यहां तक समझ गए मेंडल के बारे में? आइए देखिए आगे हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए आप, इंतजार का ही तो मजा है। चलिए आइए, हम जान रहे हैं मेंडल के काम को कोई मान्यता नहीं मिला। लिखाएंगे नहीं वो, खाली बोलेंगे, आपको अपने से लिखना है। मेंडल के काम को कोई मान्यता नहीं मिला या मिल रहा था, ठीक। कारण क्या है? कारण, रीजन। तो ये आपको ध्यान से सुनते रहना है। हम समझ रहे हैं कि मेंडल साहब वैज्ञानिक एकदम मस्त है, एक तब आप कहा जाता है जेनेटिक्स का। हम समझ रहे हैं कि मेंडल साहब इतने दिन 7 साल तक काम किए, 56 से 63, फिर भी इसको लोग काहे ने वैल्यू दे रहा था? देखिए वही लिखे हैं, आपको खुद लिखना, हम खाली नंबर दे करके बोलेंगे, लिखना आपको है कि मेंडल के काम को कोई मान्यता नहीं मिल रहा था। कारण क्या है? पहला कारण क्या था? जो उस समय का साइंटिस्ट था ना, समकालीन व्यक्ति। समकालीन व्यक्ति मतलब क्या? साइंटिस्ट होंगे। हम लोग को क्या मतलब है जी? जो आम नागरिक है उनको एक्सपेरिमेंट से मतलब है क्या है? उसको तो खाना पीना मिल रहा, खाएगा पिएगा, एकदम सो जाएगा टंच होकर के। जो वैज्ञानिक होते हैं वही ना वैज्ञानिक को सपोर्ट करेंगे, उनके पब्लिकेशन को पढ़ेंगे कि हाँ ये कुछ सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, फिर उस पर अपना विचार देंगे। तो जो पहला लिखिएगा कि उस समय का जो समकालीन व्यक्ति है ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो क्या लिखना कि समकालीन व्यक्ति उस समय मेंडल साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक। दूसरा बात याद रखिएगा कि उस समय संचार साधन इतना आसान नहीं था। जैसे देखिए भी इतना अच्छा संचार साधन है कि हम कहाँ हैं, लगभग 30 घंटा लगता है यहाँ से बिहार पहुंचने में। इतना ज्यादा दूर रहने के बाद भी हम आप लोग से जुड़ पा रहे हैं ना, लाइव में क्वेश्चन भी कराते हैं, ढेर सारा बच्चा जुड़ता भी, उससे इंटरेक्शन भी हो पाता है। मतलब क्या, अभी संचार साधन एकदम आसान है। अभी आप किसी भी से भी एकदम, अगर आपका मन नाराज हो, एकदम झट से वीडियो कॉल लगा लेते हैं, हाँ हेलो बाबू सुना कर लेते हैं, मजा आ जाता है ना। आपको अगर कोई मूवी देखना, एकदम तुरंत से मोबाइल निकालते यूट्यूब पर गूगल फिल्म निकाल के दे दीजिए, देखिएगा जो बच्चा सब रहेगा आराम से निकालेगा, उसको लिखने नहीं आता लेकिन टिप करके खटाक से मंगा लेता। समझिए कितना ज्यादा संचार साधन आसान हो गया। तो दूसरा रीजन क्या कि उस समय संचार साधन नहीं था इतना ज्यादा। अभी कुछ भी होता तुरंत सबको पता चल जा रहा है। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ना, आपको तुरंत पता चल गया ना। वही अगर संचार साधन नहीं रहता तो दिल्ली का मामला खत्म हो जाता 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अगर गलती से आपके पास पेपर पहुंचा, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति अगर आपको बता दिया कि दिल्ली में ऐसा घटना हुआ था, तो आपको पता चलता, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। तो दूसरा क्या रीजन था कि उस समय संचार साधन बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा बात याद रखिएगा, एक लोग पागल बोल रहा था, ये क्या किया था, बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग कर लिया था। जब अब भी कोई कुछ नया करिएगा, जैसा अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है, हमको सब सपोर्ट कर रहा होगा जी? वीडियो देखता तक नहीं होगा कोई, या बार बार देखता हुआ कि अगर सब्सक्राइबर कितने बढ़ ले, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो रेगुलर वीडियो डालते रहे हैं, आप लोग को पढ़ाएंगे, पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे। तो जब हम अभी आप काम कर रहे हैं, तो अभी जो ढेर सारा लोग होगा वो मेरे बारे में कुछ बोल रहा होगा, हमको इतने फर्क पड़ता नहीं कौन क्या बोलता है, अपने धुन में मस्त रहिएगा। तो उस समय क्या था, इन्होंने जब मैथ का प्रयोग किया बायोलॉजी में, तो लोग इसको पागल बोलने लगा कि बोला कि मेंडल बाप पगला गया है, बायोलॉजी में क्या मैथ का प्रयोग होता है। तो तीसरा रीजन है। पहला रीजन क्या बोले, उस समय का समकालीन व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। दूसरा रीजन बोल रहे हैं कि उस समय संचार साधन नहीं था। तीसरा रीजन बोल रहे हैं कि ये बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग कर लिया। चौथा रीजन क्या था, इन्होंने बोला था क्या कि कोई एक कारक है, फैक्टर नाम का कोई चीज है, जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है जी, गुण हस्तांतरित होता है। इसको आजकल हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आजकल जीन का नाम देते हैं। इसको मानने के लिए कोई तैयारी नहीं था। फिर से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं जाएगा, करके लिख लीजिएगा। चौथा बोल रहे हैं कि मेंडल साहब बोले कि कारक नाम का कोई इकाई है, एक मिनट,
बोला कि कारक नाम का कोई इकाई है जिसके कारण गुण का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, जिसको आजकल हम जीन कहते हैं। इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बोला था की बक रहा तू पगला, कारक है, क्या कारक है? लेकिन मेंडल साहब एक्यूरेट नाम नहीं बताए थे, लेकिन ये बोले थे कि कुछ है ऐसा जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा जी, गुण का स्थानांतरण हो रहा। तो ये 4 पॉइंट पता चल गया। उसके बाद याद रखिएगा एक और 5वां कि मेंडल साहब सम्मिश्रण में बिलीव नहीं करते। ब्लीडिंग जिसको कहते हैं ब्लीडिंग मिश्रण, यानी कि सुनिएगा फिर से हम समझाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। कारण पहले 4 को समझ गए, चौथा 5वां बोल रहा क्या, ये ब्लीडिंग में बिलीव नहीं करते थे। कहने का मतलब क्या, जैसे देखिए जीन है ना, ये गुण सूत्र है। अगर यहां मान चलिए कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी है, ठीक है। अगर यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, टी होगा। ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मान चलिए एक का हाइट मान चलते हैं 30 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा था दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा था जब ये आपस में मिलेगा ना तो इसमें गुण का सम्मिश्रण हो जाएगा, और ये हो जाएगा कत्ती, मान चलिए इसका हाइट मान चलिए घट जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेंडल साहब इसको नहीं मान रहे थे। मेंडल साहब का कहना था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें गुण क्या दिखाएगा, जो प्रभावित एलील है ना तो वही तो अपना गुण दिखाएगा, एक से कोई मतलब नहीं है। ये तो कर बेटा है, बाप के साथ रहेगा तो अपन गुण नहीं दिखाएगा। ये कब गुण दिखाएगा, जब अपन दोस्त के साथ जाएगा तब अपन गुण दिखाएगा। तो मेंडल साहब का कहना था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सम्मिश्रण नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता है। ब्लीडिंग नहीं जी, मिश्रण आप समझिए, ब्लीडिंग मतलब तो खून निकलना हो जाएगा। चलिए तो सुनिएगा, जब 4-5 को पॉइंट पता चला, एक साफ करके फिर से एक बार बोल देते हैं। पहला बोल रहे हैं कि मेंडल साहब के काम को काहे नहीं मान्यता बोल रहा। पहला हम बोल रहे हैं कि उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे मेंडल साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा, उस समय संचार साधन आसान नहीं था। तीसरा, हम बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया, मैथ में बायोलॉजी का उपयोग कर लिया। चौथा बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि कारक है कोई इकाई जिसके कारण गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उस समय कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको आजकल हम लोग जीन कह लेते हैं। चौथा बोल रहे हैं कि यह सम्मिश्रण या मिश्रण, सीधा लिखिए ना, मिश्रण को यह नहीं मानता था, सम्मिश्रण को नहीं मानता था। ये मेंडल साहब कहते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जब जीन आपस में मिलेगा तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। जैसे ये क्या बताया था कि प्रभावित एलील जो होता है वही अपने गुण को दिखाएगा। जब इसका नियम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ टी है ना, यहाँ टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो इसका जीनोटाइप टी होगा। ये 30 सेंटीमीटर है, ये टी है, तो बोल रहा है कि इसका गुण सम्मिश्रण हो जाएगा और इसका हाइट मान चलिए घट जाएगा या बढ़ जाएगा, मान चलिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेंडल साहब बोले थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो गुण के लिए उत्तरदायी होता है, फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है, वो डोमिनेट यानी कि बड़का एलील है। यानी कि यहाँ अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 30 सेंटीमीटर होगा, 25 नहीं होगा। तो समझ गए मेंडल साहब का फेल्योर का कारण लोग काहे नहीं कर काम को मान्यता दे रहे थे। आइए यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मेंडल साहब जो अपन प्रयोग में ये मटर लिए थे, हम पढ़ेंगे कि मटर में कौन कौन सा गुण लिए थे। मटर में जो जीन प्रेजेंट था कहाँ कहाँ था, 1457 यानी कि 1, 4, 5, 7 पर प्रेजेंट था। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा। लेक्चर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, हमको लगता है कि इसको भी 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग पुष्पी पदपम लैंगिक ज्ञान को 3 पार्ट में पढ़े थे, इसको भी 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएगा। आइए पहले यहाँ तक, उम्मीद करते हैं जो हम बोलेंगे आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मेंडल साहब ने मटर पौधा को ही क्यों चुना। उसके बाद हम लोग देख लेंगे उन्होंने जो 7 पेयर गुण लिया था, यानी कि 14 को लक्षण लिया था, क्या क्या लिया था। ये वीडियो हमको लग रहा है कि 3 पार्ट में बनाना पड़ जाएगा, जैसा कि हम शुरू में बोल दिए, थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा मेंडल अपने प्रयोग में मटर का ही प्रयोग क्यों क्या था, क्यों चुना मटर को ही। सबसे पहले क्या, इसका जीवन चक्र छोटा होता है, तो आप इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, यानी कि 3 से 4 महीना में क्या होता है, तैयार हो जाता है, वार्षिक पौधा है। उसके बाद इसमें स्वपरागण और परपरागण होना पॉसिबल है। अब स्वपरागण क्या होता है, परपरागण पढ़ा दिए, पुष्पिपाद एवं लैंगिक ज्ञान यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम क्या लिखे हैं। ये आसानी से उपलब्ध है और इसको उगाना भी आसान है, आप अपने बाड़ी में भी लगा सकते हैं। ये उभयलिंगी पौधा, उभयलिंगी पौधा किसको कहते हैं, वैसा पौधा जिसमें नर और मादा एक ही में पाया जाता है, उसको हम उभयलिंगी पौधा कहते हैं। उसको यदि बड़ी संख्या में बीज को पैदा करता है। ठीक, आगे हम पढ़ रहे हैं कि मेंडल साहब जो 7 जोड़ा लक्षण लिया था, यानी कि 14टा, ये 4 गुणसूत्र पर प्रेजेंट था। कौन कौन पे, 1457, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर, क्रोमोसोम नंबर 4 पे, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7 पर ही ये 14 का 14 गुण प्रेजेंट था। याद रखिएगा, देखिए जैसे लिखे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर कौन कौन सा गुण होगा, बीज का रंग होगा, फूल का रंग होगा, याद रखिएगा ये सब। 4 नंबर पर सबसे अधिक जीन था, देखिए तने की ऊंचाई था, फली का आकार था, फूल की स्थिति था। फली समझते हैं जी, वो जो मटर का ऊपर का हरा वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग फली कहते हैं, जिसको देख के हम लोग खरीदते हैं, अगर वो हरा है तो फिर खरीद लेते हैं, छिलका जिसको कहते हैं अपना लोगों में। चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखे, क्रोमोसोम नंबर 5 पर रहेगा फली का रंग और क्रोमोसोम नंबर 7 पर क्या रहेगा, बीज का आकार।
तो समझ के उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। आइए हम इसके बाद पढ़ लेंगे कि मेंडल साहब जो 14 को गुण लिए थे क्या क्या लिए थे, फिर उसके बाद चैप्टर मतलब सॉरी लेक्चर एंड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, उम्मीद करते लगता है 1 घंटा का पहुंच ही जाएगा। पहले लिख लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं मेंडल साहब जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, यानी कि विपरीत लक्षण लिए थे, यानी कि 14टा, वो क्या क्या था। फिर इसके बाद हम लोग यहीं लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो खत्म करेंगे। तो ये देख लेते हैं हम लोग मेंडल साहब के द्वारा अध्ययन किया गया 7 को विपरीत लक्षण क्या क्या था। पौधे की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग। इधर हम लिखे प्रभाविता लक्षण, इधर लिखे अप्रभाविता लक्षण। अगर आप पीछे नहीं पढ़ेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रभाविता लक्षण क्या होता है, अप्रभाविता लक्षण। हम बता देते हैं प्रभाविता लक्षण क्या होता है, जो फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी होता है। फिनोटाइप क्या होता है, शारीरिक स्थिति कैसा है, देखने में लंबा, बौना, पीला, हरा, नीला क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता कौन, प्रभाविता एलील। जो अप्रभाविता लक्षण होता है ये खुद को सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी स्थिति में ही दिखा सकता है। जैसे आपको हम एग्जांपल में बताए थे, यहाँ समझ लीजिए, जैसे आपको हम बताए थे ये कैपिटल टी ये लंबा कहलेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर भी क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन जो अप्रभाविता एलील होता है सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी स्थिति में, यानी कि इसमें क्या होगा, बौना दिखाएगा, यानी कि अपन दोस्त के साथ रहेगा तभी अपन गुण दिखाएगा। ये अपन बाप के साथ है गुण नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे दोस्त के साथ जाएगा अपन गुण दिखा देगा कटाक से। तो याद रखिएगा ये क्या प्रभाविता एलील है। अगर ये प्रभाविता एलील एक भी है तो क्या करेगा, अपन गुण दिखाएगा। ये कैसा पौधा होगा, ये लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, लेकिन ये बौना होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इससे आपसे पूछा किस तरह से क्वेश्चन जाएगा। आपको दे देगा, बताइए फूल का रंग जो बैगनी है वो किस प्रकार का गुण है, प्रभाविता है कि अप्रभाविता, सिंपल आप बता लीजिएगा। तो देखिए पौधे का ऊंचाई जो प्रभाविता लक्षण है वो होता है लंबा और प्रभाविता में बौना। जो फूल का रंग होता है वो बैगनी होता है, प्रभाविता में सफेद होता है और प्रभाविता में, याद रखिएगा ये सब। फूल की स्थिति अक्षीय और अंत्य। फली का आकार फूला होता है और सिकुड़ा होता है। फली का रंग हरा, ये हो गया प्रभाविता, पीला और प्रभाविता। बीज का आकार गोल, ये हो गया प्रभाविता, मुरझाया ये हो गया अप्रभाविता। बीज का रंग पीला, ये हो गया प्रभाविता, हरा हो गया अप्रभाविता। नोट में लिखे हैं कि जो प्रभाविता एलील है खुद को समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों स्थिति में अपना गुण दिखाएगा। देखिए लिखे हैं समयुग्मजी। अब समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी हम पढ़ा लिए हैं। समयुग्मजी मतलब क्या, अगर एक ही तरह का जीन प्रेजेंट है तो समयुग्मजी, विषमयुग्मजी अलग अलग तरह का जीन। हम लिखे जो प्रभाविता एलील होता है जिसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वो दोनों स्थिति में अपना गुण दिखा सकता है। किस स्थिति में जी, समयुग्मजी में और विषमयुग्मजी में। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ क्या लिखे हैं, कैपिटल टी समयुग्मजी है, एक ही जैसा जीन है, कैपिटल टी लंबाई का दोनों जीन है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए हम यहाँ लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर भी क्या होगा, लंबा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो प्रभाविता एलील यानी कि जो कैपिटल टी वाला लेटर है ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में अपन गुण दिखाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर में लिखे हैं क्या, कि जो अप्रभाविता एलील है सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी स्थिति में ही अपना गुण दिखेगा। जैसे ये देखिए स्मॉल टी है, बोना कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। उसके बाद बाकी का जो भी लेक्चर अपना रहेगा वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ तक लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।